देश भर में मानसून की बारिश कहर ढा रही है और इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तो उधर मैदानी राज्य पंजाब और दिल्ली पर भी देखने को मिला है। इन राज्यों में बाढ़ ने अच्छी खासी तबाही मचाई है। दर्जनों लोग अब तक अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पहले से ही बाढ़ बारिश की मार झेल रहे पंजाब में आज तेज बारिश की संभावना है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां आज से लेकर 10 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर, पूर्वी यूपी में तो कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो ये अलग अलग राज्य हैं जिन पर हम आपको बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर बाढ़ बारिश के कारण हालात इस तरीके के बने हुए हैं। तस्वीरें लगातार जो देख पा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, हालांकि यहां पर राहत की खबर है, खतरे के निशान से नीचे बह रही है यमुना, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा स्थिति पंजाब में है जहां पर पहले से ही बाढ़ और बारिश ने इस तरीके से तबाही मचा दी और ये तबाही के मंजर की ही तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लगातार गंभीर स्थिति यहां पर है। पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। अब तक बाढ़ से 46 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 3,84,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त है। आंकड़ों के अनुसार 1,72,323 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। पंजाब की प्रमुख बासमती फसल को करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जैसे जिलों में 50% से ज्यादा कृषि क्षेत्र जलमग्न हो गया। बाढ़ से प्रभावित पंजाब की मदद के लिए कई लोग आगे आए हैं। दिल्ली सरकार ने पंजाब को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है, तो उधर राघव चड्ढा, सलमान खान जैसे सितारे भी पंजाब की मदद के लिए हाथ आगे उन्होंने बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए 9 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी पंजाब जाएंगे। पीएम मोदी बाढ़ से प्रभावित लोगों और किसानों से सीधी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाएंगे, यहां पर सीधी बातचीत उनकी किसानों के साथ होगी। देश में इस वक्त बाढ़ बारिश को लेकर हालात बहुत अलग तरीके के हैं और खासकर पंजाब में ऐसी बाढ़ जो दशकों से नहीं आई, ऐसी बाढ़ का पंजाब सामना कर रहा है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाएंगे। यहां पर किसानों से उनकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। पंजाब में आई बाढ़ के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर अमर मलकीत सिंह से भारत एक्सप्रेस संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की है। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार क्या कर रही है सरकार और आखिरकार कौन है इन सब के लिए जिम्मेदार? हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमर सिंह साहब हैं। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, सूबे ने लगभग 3 दशकों में ऐसी तस्वीर नहीं देखी। बदहाली और बदकिस्मती की तस्वीर के लिए जिम्मेदार कौन है? देखो, ऐसा है, जिम्मेदार तो दोनों है, केंद्र सरकार और सूबा सरकार दोनों जिम्मेदार है। मोदी सरकार और भगवंत मान और केजरीवाल जी की सरकार। ना तो डैम्स को कंट्रोल किया, ना रिवर्स के एम्बैंकमेंट को स्ट्रेंथन किया, ना माइनिंग कंट्रोल करी, तो दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। और मैं अपने इलाके की, मेरी पार्लियामेंट की बात करना चाहता हूं। पार्लियामेंट फतेहगढ़ साहब में, सानेवाल विधानसभा में ससराली गांव है, रौड़ गांव है, उनमें डीप माइनिंग करके 40-40, 50-50 फुट, 60-60 फुट डीप माइनिंग करके सतलुज रिवर का कोर्स ही चेंज कर दिया है। सारी सतलुज रिवर अब इधर आ गई है और उस सतलुज रिवर ने पिछले 7-8-10 दिन में कम से कम 1000-1200 फुट वो इधर आ गई है। बांध तोड़ दिया, गांव की जमीनों में चल रही है। ये बिल्कुल माइनिंग की वजह से, अनऑथराइज्ड माइनिंग की वजह से, जो आम पार्टी सरकार के जमाने में हुई है 24 और 25 में, उसकी वजह से हुई है। इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। मैं अपनी मांग रखता हूं
कि जो जितने माइनिंग के अफसर, जितने ड्रेनेज वाले, जितने इरिगेशन वाले जो जिम्मेदार हैं ये रिवर की शिफ्टिंग के लिए और माइनिंग के लिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करनी चाहिए। देने के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप अमर सिंह साहब को सुन रहे हैं। लगातार पंजाब सूबे के हर एक क्षेत्र में, इलाके में वो गए, उन्होंने बहुत ही बारीकी से हर एक चीज को बताया। और आप समझिए, पंजाब के अंदर जो 3 दशकों में नहीं हुआ वो इस बार हो रहा है। पंजाब में हर तरफ बाढ़ से हाहाकार है, हर कोई परेशान है। और अब ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या राहत सहायता या क्या पैकेज कई घोषणा की जाती है। दिल्ली से रमेश राय के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। पंजाब में बाढ़ से मरने वाले लोगों के लिए मुआवजे के साथ अन्य मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। ये जनहित याचिका चरणपाल सिंह बागड़ी ने दायर की है। दायर याचिका में मांग की गई है क्या, और इसको लेकर चरणपाल सिंह बागड़ी से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। पंजाब में लगातार बाढ़ ने अपना कहर बरपाया हुआ है। कई लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर आज ऐलान भी किया है। लेकिन इसी बीच यह मामला देश के सबसे बड़ी अदालत पहुंच चुका है। याचिकाकर्ता यानी कि चरणपाल सिंह बागड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सर, आप अपनी याचिका में क्या कुछ मांगे की है? देश का पेट भर रहे हैं और उन पे आपदा जो है वो, जो मैं अपने विजडम के अकॉर्डिंगली और आफ्टर द स्टडी ऑफ रिसर्च पेपर्स, व्हाट इज माय ओपिनियन, दैट इज नॉट द नेचुरल कैलेमिटी, इट इज अ मैन मेड कैलेमिटी। जब पाकिस्तान के साथ भी ऑल वर लिसनिंग के पानी रोक दिया गया था पाकिस्तान का, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, वट एवर दी फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, what the center is taking the initiative, we being citizen of India, we have nothing to do against them. कितना पानी डैम्स में इकट्ठा कर लिया गया और उसका जो उसकी प्रेडिक्शन थी हैवी रेन की, उसकी रेन की वजह से किस हिसाब से पानी छोड़ा गया और कितनी जाने, अबाउट 40 पीपल जो रिकॉर्ड है, दे लॉस्ट देयर लाइव्स। जो कंपनसेशन 1 करोड़ की पर फैमिली, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का मांगा है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से कराया जाए। अब देखना होगा इनकी याचिका पर कब तक सुनवाई होती है। हालांकि इन्होंने कहा है कि इसको लेकर कल जल्द सुनवाई की मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। अब देखना होगा कल कब तक सुनवाई का कोर्ट द्वारा भरोसा दिया जाता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। कई दिनों तक लगातार खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली यमुना नदी का जलस्तर अब नीचे आ गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर रविवार रात को घटकर खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे आ गया। अधिकारियों के मुताबिक ये स्थिति राहत की खबर है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जल स्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ था और इस दौरान कई इलाके जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, हजारों लोग विस्थापित भी हो गए। इसके साथ कुछ लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर शेल्टरों में भी रखा गया था। हालांकि अभी भी कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। तो आपको बता दें कि खतरे के निशान से कुछ दिन पहले यमुना ऊपर बह रही थी, लेकिन अब राहत भरी खबर है। और राहत भरी खबर यही है कि जल स्तर यमुना का कम हो गया है। निचले इलाकों में भी राहत की उम्मीद है। काफी लंबे समय से खतरे के निशान से यमुना ऊपर बह रही है, लेकिन जो फिलहाल खबर सामने आ रही है वो खबर यही है कि यमुना का जलस्तर कम हुआ है और खतरे के निशान से अब कम यहां पर यमुना बह रही है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रमेश के पास, जिनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यमुना खतरे के निशान से बहुत दिन तक 4 से 5 दिन ऊपर बह रही थी, लेकिन अब राहत की खबर है, जलस्तर में कमी आई है। रमेश, बिल्कुल, आप देखिए कि हम इस समय यमुना के किनारे खड़े हैं और लगातार यमुना का जलस्तर अब घटने लगा है, खतरे के निशान से नीचे आ चुकी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, ये पूरा लगभग 200 मीटर यमुना और पीछे खिसक गई है। जो यमुना इस पार आ गई थी, अगर जो हमारे बाएं साइड में जो ITO का पुल है, मैं अपने कैमरामैन मनु जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ITO का जो पुल का जो पिलर दिख रहा है वो पूरा पिलर डूब चुका था
और यही हाल लोहे के पुल पे थी। लोहे के पुल पे भी पानी पूरा भर चुका था। तो कहीं ना कहीं यमुना का जो जल निकासी है जिस तरह से अच्छे से हो रही है, उससे जो बाढ़ का खतरा है वो टल चुका है। अब लोग जो घरों में मिट्टी और जो पानी आने के नाते गंदगी थी, अब उसके सफाई में लग गए हैं। तमाम लोग अपने घरों में जाके सफाई शुरू कर चुके हैं। जो नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो मंदिर हैं, वहां पे भी साफ सफाई शुरू हो चुकी है। तो अब ये माना जा रहा है कि जो बाढ़ का खतरा था वो टल चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 तारीख तक जो है वो मौसम इसी तरह सामान्य बना रहेगा। 11 और 12 तारीख को बारिश होगी, धीमी बारिश होगी। जो हवाएं होंगी वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होंगी और बादल छाए रहेंगे। तो बादल छाए रहने के नाते जो तापमान है वो 34 डिग्री मैक्सिमम रहेगा, जिससे कि गर्मी का एहसास तो होगा पर बहुत गर्मी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अब मौसम जो दिल्ली का है अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। बिल्कुल सामान्य मौसम और खतरे के निशान से जो ऊपर यमुना बह रही थी उसका जलस्तर भी अब कम हुआ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रमेश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की बात करेंगे। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील के बैजनाथपुरवा, पारसपुरवा समेत कई गांव का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तबाही के कारण कई मकान नदी में समा चुके हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अपने मकान को कटान से बचाने के लिए लोग अपना मकान तोड़ते नजर आए। बाढ़ पीड़ितों के रहने खाने की भी समस्या बढ़ती जा रही है। देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता हर्ष गुप्ता की ये विशेष रिपोर्ट। इस वक्त लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील के खंड नंबर 12 पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें दूर दूर तक देख सकते हैं। सिर्फ चारों ओर दूर दूर तक पानी पानी नजर आ रहा है। अगर आप देखें जहां तक पानी नजर आ रहा है वहां पर बैजनाथपुरवा गांव हुआ करता था, पारसपुरवा हुआ करता था और ऐसे तमाम गांव जिनका इस बाढ़ के पानी ने अस्तित्व खत्म कर दिया है। ऐसे वो मकान जहाँ तक आपको पानी दिख रहा है वहाँ पर तमाम ऐसे मकान हुआ करते थे जहाँ पर लोग रहते थे और आज करीब 100 से अधिक मकान बताया जा रहा है वो इस पानी बाढ़ के पानी ने अपने आगोश में ले लिए हैं। यानी कि कटान के दौरान वो तमाम मकान जो हैं कट चुके हैं। तमाम ऐसे वासिंदे यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ रहते थे और आज कटान की कारण जो है परेशान हैं। देखिए दूर दूर तक लगातार कटान जारी है और इस वक्त भी बाढ़ का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और लगातार मौसम विभाग का अलर्ट भी लखीमपुर खीरी जिले में देखने को मिल रहा है। कैसी स्थिति, भयावह स्थिति है? अरे यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। स्थिति खराब है। हाँ बहुत। कितने अच्छा दूर दूर तक पानी दिख रहा है। यहाँ क्या था पहले? अरे यहाँ पे तो गांव था, गांव बहुत अच्छी थी। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता हर्ष गुप्ता का रुख करेंगे। हर्ष, कितने गांव और कितने लोग विस्थापित हो चुके हैं? क्योंकि हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई, लोगों से जब आपने बातचीत की, समझने का प्रयास किया तो लोग भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर बहुत अलग तरीके की स्थिति बनी हुई है बारिश बाढ़ को लेकर। तो आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की आपसे कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और यही वो गांव है लखीमपुर खीरी के जो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं। यहां रुकना बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। दरअसल उत्तराखंड में भी मानसून ने खूब कहर बरपाया है और ऐसे में प्रदेश को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है। नुकसान के आकलन के लिए केंद्र सरकार की विशेष टीम देहरादून भी पहुंची है और टीम 6 जिलों में आपदा से नुकसान का जायजा लेगी। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने ये बताया कि केंद्रीय टीम को आपदा से जुड़ी जानकारी देंगे। उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचाई है। नुकसान का आकलन करने के लिए विशेश टीम पहुंची। आप जानते हैं कि लगातार बरसात चल रही है और बरसात होने के कारण रास्ते लगातार बंद हो रहे हैं। अभी तक पीडब्ल्यूडी की कुल 1786 सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें से 1706 सड़कों को हम खोल पाए हैं। 80 सड़कें बंद चल रही हैं। मेजर मार्ग जो भी हैं राष्ट्र के या जनपद को जोड़ने वाले, राजधानी को जोड़ने वाले, लगभग सभी के सभी खुले हुए हैं। जहां रास्ता बंद हो रहा और ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है और केंद्र की टीम पहुंची है बाकायदा आकलन करने के लिए, जानने के लिए, पता लगाने के लिए? कुछ जानकारी आपके पास इसको लेकर पहले ही बताइए। बिल्कुल, देखिए टीम तो यहाँ पर पहुंची है और करीब 6 सदस्यीय टीम है जो एनडीएमए और मंत्रालय के लोग इसमें हैं। आज इन्होंने जो राज्य आपदा प्रबंधन की टीम है, जो अधिकारी है, उनके साथ एक बैठक की। उसके बाद दो भागों में ये टीम बटी और अलग अलग यानी चमोली और उत्तरकाशी जिले में फिलहाल मुआयना करने पहुंची है। उसके बाद पौड़ी के बाद बागेश्वर, इन 2 जिले और साथ ही नैनीताल का भी ये मुआयना करेंगे। और बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक भी है जिसमें मुख्य सचिव जो है वो भी शामिल होंगे। जो नुकसान का जो आकलन ये टीम करेगी उस तक बिल्कुल ये टीम आकलन करेगी और उसके बाद इस स्थिति में पहुंचेगी कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ
आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।